नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे चेहरों पर बड़ा दांव लगाया है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी लकीर आप कह सकते हैं देश की राजनीति में खींचने का काम कर सकते हैं। इसका बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कितना लाभ मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इन 3 चेहरों को आगे लाने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद हो सकता है, आज उस मकसद पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आपको याद है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया। पंकज चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, 7 बार के सांसद, पूर्वांचल से, पिछड़े वर्ग के, कुर्मी जाति के ऐसे नेता। ये अपनी जाति से, कुर्मी जाति से भारतीय जनता पार्टी के चौथे प्रदेश अध्यक्ष है। ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह के बाद पंकज चौधरी चौथा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर। और क्यों महत्वपूर्ण है पंकज चौधरी? कुर्मी जाति क्यों महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछड़े वर्गों के अंदर संख्या बल में कुर्मी का नंबर दूसरा है वहां। तो दूसरा का मतलब क्या होता है? दूसरा का मतलब यह है कि पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? यादवों की, उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होता है? अखिलेश यादव, यादव जाति से। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सबसे मजबूत जो आधार वोट लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला जो राजनीतिक दल है, उसका आधार वोट है MY समीकरण, मुसलमान और यादव समीकरण। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान और यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। वैसे ही जैसे गुजरात की राजनीति में पाटीदार के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, वैसे ही जैसे हरियाणा की राजनीति में जाटों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, वैसे ही जैसे बिहार की राजनीति में MY के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में M और Y के खिलाफ, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। और इस ध्रुवीकरण को समेटने के लिए पिछड़े वर्ग में संख्या बल में दूसरे नंबर की जाति, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा मतदाताओं को साधा, कुर्मी जाति के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज 20-30 वर्षों से कह लीजिए आप, बिहार में 2000 से ही नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट केवल एक चुनाव, इसका अपवाद रहा जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, यूपीए के साथ थे, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। इसके अलावा हर चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार रहे। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सफलता का सबसे बड़ा राज यही रहा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री कौन? अभी बीजेपी के ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ। तो एक और सच्चाई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में न केवल मुसलमान और यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, बल्कि सवर्णों के खिलाफ भी ध्रुवीकरण होता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर के खिलाफ भी ध्रुवीकरण होता है। तो चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय राजपूत समाज से होने के कारण उनको मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया, बल्कि जाति से ऊपर एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, एक सन्यासी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना के प्रोजेक्ट करती है और करती आ रही है, आगे भी करेगी ऐसा लगता है। तो जैसे याद होगा, इससे पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव के दौरान याद कीजिए आप, केशव प्रसाद मौर्य थे प्रदेश अध्यक्ष, फिर स्वतंत्र देव सिंह थे प्रदेश अध्यक्ष। हर चुनाव के दौरान की परिस्थिति ऐसी ही रही है। अब आपको याद होगा
स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य। पहली बार भी सबको लगा था 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत मिला था, तो लोगों को लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं। गाहे बगाहे स्वतंत्र देव सिंह के बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत ही नजदीक है। खैर, यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक बात तो तय है कि पंकज चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण नहीं होता है। और संकेत यह भी निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले दिन में योगी आदित्यनाथ के विकल्प भी हो सकते हैं पंकज चौधरी। योगी आदित्यनाथ यदि केंद्र की राजनीति में गए तो पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी नेतृत्व कर सकते हैं। तो पंकज चौधरी। दूसरा नाम नितिन नवीन, एक ऐसी जाति से आने वाला जिसका वर्तमान में कहीं कोई चर्चा नहीं था। लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाकर अखिलेश यादव, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में लालू यादव और आरजेडी जिस प्रकार से पिछड़ावाद की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी जातिगत सर्वेक्षण के बहाने या कई अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जातिगत एक प्रकार से असमानता के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी दलित, किसी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुनेगी। उसके बदले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जाति से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुन लेती है जो कि आप कह सकते हैं कि हिंदू में सबसे कम संख्या बल वाली जाति मानी जाती है, कास्ट। लगभग 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है पूरे देश भर में मात्र, और जो भी आबादी है वो शहरी आबादी है इनकी। शहरों में अधिकतर कास्ट समाज के लोग हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन का चयन करती है अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए। तो मामला यहां भी वही आके अटकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नितिन नवीन के खिलाफ कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। नितिन नवीन के खिलाफ, नितिन नवीन की जाति के कारण कोई ऐसा वोटर नहीं होगा जो नितिन नवीन के कारण बीजेपी को वोट दे या ना दे, लेकिन वोट देने से मना करेगा, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, और प्रदेश अध्यक्ष जब बीजेपी ने बदला, दिलीप जायसवाल जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। उनके बदले भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे का चुनाव किया बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो संजय सरावगी मारवाड़ी समाज से आते हैं। मारवाड़ी बिहार में की संख्या परसेंटेज में आप नहीं निकाल सकते, प्रतिशत में निकाल नहीं सकते आप। तो एक मारवाड़ी समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जैसे गुजरात में एक सिंधी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया वहां? क्यों एक आनंदीबेन पटेल को छोड़ दिया जाए अगर, तो विगत 25 वर्षों के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पाटीदार की राजनीति नहीं की। पाटीदार मुख्यमंत्री दिया बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के बाद 2-2, पहले आनंदीबेन पटेल फिर भूपेंद्र पटेल, लेकिन कभी भी पाटीदार की राजनीति बीजेपी ने नहीं की। पाटीदार समाज से भी ऐसे चेहरे को बीजेपी ने चुना, चाहे वो चेहरा आनंदीबेन पटेल का हो, चाहे वो चेहरा भूपेंद्र पटेल का हो, जिसके खिलाफ जातीय गोलबंदी न हो सके। अगर जातीय ध्रुवीकरण कराना होता तो भारतीय जनता पार्टी हार्दिक पटेल को बना देती मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में देख लीजिए, जब बात होती थी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री की, बात होती थी एकनाथ शिंदे की, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में जब बात होती थी किसी जाट के मुख्यमंत्री बनाने की, भारतीय जनता पार्टी ने पहले मनोहर लाल खट्टर फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली की राजनीति हो, किसी ऐसे चेहरे को आगे लेकर नहीं आना चाहती जिसके खिलाफ ध्रुवीकरण हो सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाहे राज्यों की राजनीति में हो, चाहे केंद्र की राजनीति में हो, भारतीय जनता पार्टी
कि सबसे बड़ी ताकत है ध्रुवीकरण। अपने जैसे देश में देखेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय राजनीति में बीजेपी लगातार ध्रुवीकरण कराती है। आप देखिए, चाहे कहीं भी विधानसभा चुनाव हो रहा हो, बिहार का चुनाव हो, चाहे उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, चाहे चुनाव झारखंड का रहा हो, चाहे चुनाव दिल्ली का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव से भी अधिक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर कौन होते हैं? राहुल गांधी। क्योंकि बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी के समर्थन में से ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। क्यों होता है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी के एकमात्र विकल्प के रूप में राहुल गांधी केंद्रीय राजनीति में दिखते हैं, तो पूरा का पूरा जो गैर भाजपा वोट बैंक है वो राहुल गांधी के साथ एकजुट हो जाता है, भले ही सीट कितनी भी मिले कांग्रेस को। लेकिन मोदी विरोधी जो राजनीति है उसके सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र के रूप में राहुल गांधी उभरते हैं। तो जब गोलबंदी राहुल गांधी के पक्ष में होती है तो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन कराती है। वैसे ही राज्यों की राजनीति में देखिए, मैंने बताया जैसे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, एमवाई के खिलाफ ध्रुवीकरण, राजस्थान हरियाणा में जाट के खिलाफ ध्रुवीकरण, गुजरात में पाटीदारों के खिलाफ ध्रुवीकरण। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इसीलिए इन तीन चेहरों का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया, पंकज चौधरी का, नितिन नवीन का और संजय सरावगी का, कि इन चेहरों के खिलाफ अगर मान लीजिए बिहार में किसी चूंकि बीजेपी की तरफ से अगर देखेंगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में जो चेहरा नंबर 1 है सम्राट चौधरी, तो चर्चा थी कि बिहार में चूंकि एक सवर्ण भी उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, तो चर्चा थी बीजेपी की बिहार में किसी अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को या किसी सवर्ण को या किसी दलित चेहरे को बीजेपी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। बदले में बीजेपी ने क्या किया? एक मारवाड़ी को लेकर आई। केंद्र की राजनीति में मैंने बताया बीजेपी से लोग अपेक्षा कर रहे थे किसी दलित, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बनाएगी, नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कई प्रयोग करने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अंततः मुहर किसके नाम पर लगा? उन नामों पे लगा जिसके खिलाफ कोई ध्रुवीकरण न हो सके, लोग उसके विरोध में खड़े नहीं हो सके। जैसे बिहार में उदाहरण से समझिए, बिहार में लोग जितने ज्यादा लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पक्ष में मतलब समर्थन में वोट डालने को तैयार नहीं होते, उससे ज्यादा नकारात्मक वोटिंग करते हैं कि नहीं, किसी कीमत पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, चाहे उसके लिए जिस किसी को भी वोट डाल दो। और चूंकि बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ एकमात्र विकल्प होते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट जाता है। वैसे ही बीजेपी के खिलाफ के भी जो वोटर हैं वो किसी को भी वोट डालने को तैयार है जो नरेंद्र मोदी को हरा सके, बीजेपी को हरा सके। और चूंकि इस नकारात्मक राजनीति में ही बीजेपी का फायदा होता है, इसीलिए नकारात्मक ऐसे चेहरों जिसके खिलाफ नकारात्मक पोलिंग हो सके, बीजेपी ने चुनने से एक प्रकार से सावधानी बरती है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।